अच्छा देखो, आज हम ना ये हिकलेबीरिया कर रहे हैं ना। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ना एक चीज को तब तो समझो कि हिकलेबीरिया और रेट में डिफरेंस क्या है। अक्सर मैंने एक चीज देखी है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट रेट के जो ये फैक्टर्स हैं और जो हिकलेबीरिया के फैक्टर्स हैं वो सेम होते हैं ना, कंसंट्रेशन, प्रेशर और ये टेम्परेचर। वो कंफ्यूज कर जाते हैं रेट और ये हिकलिबीरिया को, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलत करके आते हैं ना, एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। देखो, हिकलिबीरिया एक टोटली अलग चीज है, रेट अलग चीज है। ठीक है। रेट में वो बात करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन कि आपकी स्पीड वो कैसे चेंज होगी ना। रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन की। तो ये क्या स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मेरा रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से आगे प्रोसेस कर रहा है ना। वो कम स्पीड से हो रहा है, ज्यादा स्पीड से हो रहा है, यानी स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन है। ये चीज हम सिर्फ पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। सही है। इसी में हम कैटलिस्ट भी यूज मतलब वो करते थे, अगर कोई रिएक्शन कुछ स्लो हो रहा है तो कैटलिस्ट उनको रिएक्ट मतलब वो कराता था। ठीक है। विद टेम्परेचर और ये सब उसी लिहाज से ये होते थे। इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं यील्ड। इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं यील्ड। यील्ड क्या होता है कि हमें कितना परसेंट जो है प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे हमारा जो मेन रीजन होता है, जो मकसद है यहाँ पे वो है कि हमें कितनी यील्ड मिल रही है, कितनी यील्ड हम चाहते हैं। तो हम इसमें इसमें वो यील्ड की वो बात करते हैं कि यील्ड कैसे इंक्रीज हो, हाउ टू इंक्रीज यील्ड। ठीक है। यानी प्रोडक्ट किस तरीके से ज्यादा वो मिल सकता है, प्रोडक्ट किस तरीके से ज्यादा मिल सकता है। रिएक्शन में हम सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हाउ टू स्पीड अप द रिएक्शन, हाउ टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो दोनों बोथ द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट ना। एक में आप सिर्फ क्या कर रहे हो कि भाई अगर कोई रिएक्शन पहले 5 मिनट में हो रहा है तो उसको 2 मिनट में कैसे करना है। ये चीजें आपके पास वो रेट ऑफ रिएक्शन में कि स्पीड अप करना है रिएक्शन को। यील्ड में क्या है कि देखो, जैसे फर्स्ट पर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, उसमें 10% प्रोडक्ट आ रहा है, आपने वो 10 से 25% करना है। तो 10 से 25% को करना कैसे है, ये चीज होती है आपके पास इक्विलिब्रियम में। ठीक है। ये आप इक्विलिब्रियम में वो पढ़ते हो। अच्छा देखो, इक्विलिब्रियम में हम सबसे पहले जरा वो बात करते हैं वो रिएक्शंस की ना। देखो, दो टाइप के हमारे पास वो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि मेरे पास प्रोडक्ट है ए, है ए बी से रिएक्ट कर रहा है और सी प्लस डी फॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब ए प्लस बी सी प्लस डी फॉर्म कर रहा है, मतलब क्या है इसका कि मेरे पास जैसे 100 मोल्स हैं दोनों के ए बी के। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ, दोनों के 0 0 वो मोल्स होंगे। रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये वो 90 हो गए, ये फिर 80 हो गए। जब ये 90 होंगे तो ये वो 10 10 को बन जाएंगे, ये फिर 20 20 होंगे। अब ये रिएक्शन वो चलता रहेगा, जितना ये कंप्लीट हो सकता है ना, जितनी इसकी एफिशिएंसी है उतने प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे तो जैसे हमारे पास ये 10 10 को बच गए, ये 90 90 फॉर्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट टेक आउट कर लेंगे। ये प्रोडक्ट हमने टेक आउट कर लिया, यानी रिएक्टेंट डाला, प्रोडक्ट मिला, रिएक्शन खत्म। ठीक है। रिएक्टेंट डाला, उनका रिएक्शन करा, प्रोडक्ट हमारे पास आई, रिएक्शन खत्म हो गया। ठीक है। और ये एक ही प्रोडक्शन में गए, सिर्फ आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं आया। सही। अब इसी तरीके से वो दूसरी टाइप होती है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं। शायद आप में से ज्यादातर ने दोनों टाइप्स ना पढ़ी हो, सिर्फ इक्विलिब्रियम पढ़ी हो। ठीक है। एक टाइप होती है जो नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन, ये अनडिजायरेबल होता है। नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन ये अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है, या आप चाहते नहीं हो कि हो। ये क्या होता है,
जैसे आपके पास सेम रिएक्शन जो अभी हमने ये ऊपर पढ़ा है ना ए बी का, सेम यही रिएक्शन होता है आपके पास। ए बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी। ठीक है। ए और बी आपके पास रिएक्शन कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग सी प्लस डी। उसी तरीके से दोनों के 100 मोल्स हैं, इनके 0 0 होंगे। फिर ये इसी तरीके से वो 90 होंगे, ये 10 10 कन्वर्ट हो गए। फिर ये आपके पास कितने हो गए, वो 10 हो गए, और ये 90 90 हो गए। अब यहाँ पर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है, ये रिएक्शन पीछे की तरफ पलटता है, सी और डी वापस रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यानी जब आपका रिएक्शन 100% कंप्लीशन की तरफ वो चले गया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होता है, रिएक्शन पीछे की तरफ पलटता है। अभी क्या होता है, ये वापस पीछे की तरफ आने को लगते हैं, और वापस सी प्लस डी रिएक्ट करके ए प्लस बी को बनाने लगते हैं। क्या बन गया, 70 70। क्या बन गया ये, 30 30। अब ये वापस रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाता है। क्यों होता है, वो रीजन क्या है, देखो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आ गई थी ना। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गई थी। सी, अब होना क्या चाहिए था कि हम फौरन ये प्रोडक्ट टेक आउट कर लेते। ये प्रोडक्ट हम टेक आउट कर लेते, लेकिन भाई क्या होता है, बाई एनी रीजन हम टेक आउट नहीं ये कर पाते, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये सी और डी आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बाय एनी, बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल ये इन्फ्लुएंस। तो क्या होता है, वापस ये रिएक्शन करना है वो स्टार्ट करता है, वापस ए प्लस बी बनाना शुरू कर देते हैं, और ये अनडिजायरेबल होता है। अनडिजायरेबल क्योंकि भाई हम चाह ही नहीं रहे ना, हम तो चाह रहे थे सी प्लस डी बने, इसने तो वापस ए प्लस बी बनाना स्टार्ट कर दिया। ये अनडिजायरेबल होता है। सही। ठीक है। ये क्या होता है, ये अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है ना। हम ये वो चाहते नहीं हो, क्योंकि भाई हम तो चाह रहे थे कि हमारा ये प्रोडक्ट बने, तो वापस वो पीछे आ गया। अब जो टाइप हम इसकी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिएक्शन। हम कौन सी टाइप पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन। और उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि ये हमेशा वो चलता रहता है, कभी वो रुकता नहीं है। सही है। ओके। अब देखो यहाँ पे होता क्या है इस रिएक्शन में। ये मेरे पास जो है, उसी तरीके से लेते हैं, ए प्लस बी है, सी प्लस डी बन रहा है। क्योंकि 100 मोल्स हैं, ये अभी 0 0 है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट। अच्छा, यूं करके अभी सिर्फ अच्छा, इसका साइन यूं करके होता है। दो हाफ एरोज होते हैं, हाफ एरोज बनते हैं दो। और इसका साइन यूं होता है। दो फुल एरोज बनते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। इसमें क्या होगा, दो फुल एरोज बनेंगे, जो नॉर्मल रिवर्सिबल एक्शन है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम में तो हाफ एरोज बनते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास दोनों के 0 0 मोल से रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये 90 हो गए, ये 10 10 हो गए। अभी रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है ना, ये 80 80 हो गए, ये 20 20 हो गए, ये फिर बुलेट से 30, और ये 70 तक आ गए। अभी रिएक्शन पूरा कंप्लीट वो नहीं होता,
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसी बीच ड्यूरिंग दैट पीछे की डायरेक्शन में भी रिएक्शन वो स्टार्ट हो जाता है। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन पूरा नहीं हुआ था, अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, हो रहा था, इसी दौरान पीछे की डायरेक्शन में भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सही है, ये अब आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। नहीं, अब जो मेरे पास रिएक्शन है वो आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है ना। इससे ओके। पहले जो हमने हमने रिवर्सिबल किया था वो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होता है, हम्म। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होने के बाद वो फिर वो पीछे आता है। लेकिन इसमें क्या होता है रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में, कि रिएक्शन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा ही पूरा होता है, उसी दौरान ये रिवर्स डायरेक्शन में भी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे होता क्या है, मेरे पास अब यूं करके आ गया, ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट करो, फिर ये हो गया 65, ये हो गया 35। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जो रेट है ना फॉरवर्ड जाने का और बैकवर्ड जाने का, वो कांस्टेंट हो जाता है। फर्स्ट करो, इसकी इसके 60 था और ये 40 था, ये वाला एक पॉइंट ऐसा था जहां पर मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया। यानी जिस रेट से मेरा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, उसी रेट से मेरा बैकवर्ड में भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। क्या, जब आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन इक्वल हो जाए, तो हम बोलते हैं यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते ओके। हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यहाँ पे दो कंडीशन आती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एक ये हो गया। सेकेंडली क्या होता है कि देखो, जब दोनों डायरेक्शन में रेट सेम ये हो जाएगा ना, फिर आपकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, फिर आपकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की सेम हो जाएगी, नहीं, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि जो जैसे यहाँ पे 40 है ना, ये अब दोनों 40 40 पे ही रहेंगे, और ये 60 60 पे ही पे रहेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। सही। ये मेरा क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये मेरा क्या है, इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये मेरा क्या बन गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ हुआ है, ये रुक नहीं रहा। अगर ये हम्म। रिएक्शन रुक जाए तो इसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम ना। हम्म। लेकिन ये क्योंकि हमारा रिएक्शन चल रहा है, ये रिएक्शन रुक नहीं रहा है ना दोनों डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम्म। ये मेरे पास पूरा इक्विलिब्रियम का है। चलो अब डी चैटियर प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो, ली ये चैटियर ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, बाय एनी मीन्स अगर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। क्या, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाय एनी मीन्स अगर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए ना, तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, ये मुझे बताता है ली चैटियर प्रिंसिपल। और ये बोलता क्या है कि अगर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना, तो जो साइड इंक्रीज होगी उसको डिक्रीज कर दो। ठीक है, इफ
equilibrium is disturbed. Increase the side that is decreased. वो सही है, अगर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, खत्म हो गया है, तो वो साइड इंक्रीज कर जो जो डिक्रीज हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं ली चैटली प्रिंसिपल। और जो स्टेप लेते हैं ना, स्टेप टेकन टू रीस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट। इक्विलिब्रियम शिफ्ट वो किसको बोलते हैं? स्टेप टेकन टू रीस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से क्या है, ये तो मैंने आपको एक समझाने की सेंस वो बताया ना। देखो अगर वो यहाँ से जैसे कि वो रेड से यहाँ पे वो पूछे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है ना, अगर वो बोले कि भाई ली, ये तो मैंने आपको समझाने के साथ साथ बताया कि आपने करना क्या है। ठीक है, यानी कि ये वो करता क्या है, लेकिन अगर वो फॉर्म डेफिनेशन का आपको पूछे तो आप क्या आपको बताओगे? इफ अ इक्विलिब्रियम, इफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम is disturbed by changing the conditions the position of equilibrium, the position of equilibrium shift, the position of equilibrium shift to counteract the change to reestablish the equilibrium। सही क्या है? इफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज disturbed by changing the condition, the position of equilibrium shift to counteract the change to reestablish the equilibrium। ठीक है। अब देखो अभी, अब यहाँ पे वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनकी बिना पर, जिनके ऊपर जो है हमारा इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश होता है, उन कंडीशंस में, सही है, उन हम्म। कंडीशन में सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का क्या होता है? देखो में सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ना। कंसंट्रेशन में क्या है, देखो जैसे मेरे पास अभी है वही जो था, मैं यही लूंगा ना, यहाँ पर जो मैंने बताया यही लूंगा। ठीक। अब देखो मेरे पास क्या है, ए बी है, इससे सी डी मेरे पास बन रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। 40-40, या इन शॉर्ट ये ले लो, ये क्या है, पूरे को ले लो 40, ये क्या है 60, इसके ऊपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। बाय एनी मीन्स मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चले जाए, तो क्या होगा? इसके फर्स्ट को 65 मोल्स बन गए, इसके 35 हो गए,
अब एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा तो प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा वो बन जाएंगे, जो रिएक्टेंट है उसके मोल्स वो कम होंगे, क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट को ज्यादा बनेगा, या और अगर एक तरफ प्रोडक्ट वाली साइड को ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट, अगर वो कम होगी तो रिएक्टेंट को ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरा रिएक्शन कहाँ चले गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट यानी ली चैटलियर ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो साइड कम हुई है ना उसको इंक्रीज कर दो। अब यहाँ पर मेरे पास ये वाली साइड इंक्रीज होगी। अब मैं तो क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और रिएक्ट हैंड साइड, इसको और ए प्लस बी साइड इस तरफ चले जाएगा। तीनों तरीकों से आप तो लिख सकते हो ना कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे वो जा सकता है इस तरीके से। अच्छा, फिर अब ये इसी तरीके से अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं ना, ये मेरे पास हो जाए 45 और ये हो जाए मेरे पास 55। अब अपोजिट हो गया, अब मेरे पास रिएक्टेंट ज्यादा बन गए। अब ये वो कहाँ जाएगा, जो चीज अभी कम हुई है। ये नहीं कि जो चीज कम है, नहीं, जो चीज वो कम हुई है अभी। यानी कौन सी साइड वो कम हुई है, ये वाली साइड कम हुई है, 60 से 55 हो गई। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड और सी प्लस डी साइड। तो इन तीनों में से कोई भी चीज साइड आप लिख सकते हो, तीनों चीजें एक्सेप्टेबल एक ही है ना, सही। अब ये मेरे पास कंसंट्रेशन का रूल हो गया। अब इसी तरीके से टेम्परेचर में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मसला होता है, और टेम्परेचर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है स्टूडेंट के लिए। देखो, टेम्परेचर में दो चीजें होती है। टेम्परेचर का अफेक्ट जब हम देखो, जो हम उसमें पढ़ते थे रेट में ना, वो डिफरेंट था। यहाँ पर वो वाला नहीं चलेगा ना। वहां पे तो हम ये देखते ही नहीं थे कि एक्सो या फिर एंडो है। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि भाई आदर इट इज एंडो और आदर इट इज एंडो। ठीक है, दोनों चीजें देखनी पड़ती है, ये एक्सो या फिर एंडो है। अगर ये फॉर लेट से एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे चीजें चेंज होती है ना। देखो मैं वही इक्वेशन को लिख रहा हूँ उसी तरीके से। डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे कि जब मैं हीट की बात करता हूँ ना, जब मैं हेक्सोथर्मिक है तो हेक्सोथर्मिक में हीट आती है प्रोडक्ट साइड पे। ये हीट का साइन होता है ना, यूं करके डेल्टा, ये हीट का साइन है। तो इसमें हीट आती है प्रोडक्ट साइड पे। अब एक्सोथर्मिक में जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है ना, अगर इन 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 टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की बात करो तो वो हीट के साइन के साथ स्टेब्लिश होता है, और हीट आती है प्रोडक्ट साइड पे एक्सोथर्मिक में। तो यानी हीट कहाँ पे आ रही है, प्रोडक्ट साइड पे आ रही है, और इस प्रोडक्ट के साथ जो है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है। अगर मैं ये प्रोडक्ट, अगर मैं ये हीट का साइन हटा दूं तो ये इक्विलिब्रियम भी खत्म हो जाएगा। ये मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वापस हीट का साइन को लगा दूं तो इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा। ठीक, ये टेम्परेचर में होता है कि हीट के साइन के साथ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। अब इस हीट के साइन को जस्ट कंसंट्रेशन की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अब इसमें इसका, अगर लेट से मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो कौन सी साइड इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि इस तरफ टेम्परेचर है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होगी। तो प्रोडक्ट साइड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सही है, प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, ईएस टूवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। अभी मैंने एक बात बताई है ना कि जो साइड वो कम होती है उस साइड पे हो जाता है। फिर से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इसको जो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, हमें काफी मुझे अंदाजा है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखो टेम्परेचर कहाँ आ रहा है, हीट प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो जाएगी ना। तो मेरा हम्म इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डी स्टेबलाइज हो गया। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या करेगा, उसके अपोजिट साइड पे रहेगा, क्योंकि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे कम होगी तो रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हुई है, प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट साइड वो की कम हुई होगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। अगर ये हुआ है तो क्या होगा, प्रोडक्ट साइड मेरी इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्टेंट साइड डिक्रीज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम में वो लिखता कैसे हैं, इसमें हमें बताना पड़ता है कि ये हेंडो है या फिर एक्सो है ना। ठीक है, एज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक going forward, so when we increase the temperature, see, when we increase the temperature, equilibrium shift will move towards reactant side। इस तरीके से करना है इसे। और अगर मैं यही अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं तो टेम्परेचर का है प्रोडक्ट साइड पे, तो ये प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्ट साइड डिक्रीज होगी तो रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, जो साइड वो कम हुई है डिक्रीज होगी, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे। अब ये इसका बिल्कुल अपोजिट वो लिख दो जो हमने ऊपर लिखा है ना। ठीक है, अच्छा तो इसी तरीके से इसके एंडोथर्मिक का भी है। अच्छा देखो, अभी ये हमने हेक्सो का पढ़ा है, सही है। अगर इसी ओके तरीके से ये एंडो होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा ना। देखो एंडो में क्या होता है हमारे पास, एक्सो एंडोथर्मिक का मतलब है हीट गेन करना। तो ये एंडोथर्मिक का मतलब है हीट गेन करना ना। अभी हमने एक्सोथर्मिक का पढ़ा है, एंडोथर्मिक का मतलब है हीट गेन करना। तो क्या होता है, ये मैंने इक्वेशन लिखी। अब हीट गेन होगी तो एक ऑब्वियस सी बात है कि हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड पे आएगी। अब इसमें एक्सोथर्मिक में जो हीट स्टैब्लिश होता है ना, जो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ये हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है। ठीक है, ये ओके क्या होता है, ये हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है। अब अगर मैं यहाँ पे, अब वही चीज आ गई, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, ये वाली साइड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि इस साइड पे हीट है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड इंक्रीज होगी। अगर रिएक्टेंट साइड इंक्रीज है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट साइड डिक्रीज होगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, यस, टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे क्यों जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास जो मैंने मैंने भी बताया ना कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट में जो साइड डिक्रीज होती है उसको इंक्रीज करता है। तो अब इसको हम हम्म लिखेंगे कैसे, एज द रिएक्शन इज एंडो गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा एक्स एक्स रिएक्शन इज एंडो गोइंग फॉरवर्ड, सो when we increase the temperature, equilibrium shift will move towards, अच्छा मैंने गलती से ये रिएक्टेंट लिख दिया, ये प्रोडक्ट साइड पे जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट साइड कम हो रही है ना। ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट will move towards प्रोडक्ट साइड, सही। अब इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो रिएक्टेंट साइड डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टेंट साइड क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि
हीट रिएक्टेंट साइड पर है, तो रिएक्टेंट साइड डिक्रीज होगी, तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड मेरी डिक्रीज हुई है, सही। तो ये था मेरा हम्म हेक्सो और हेंडो का। अब इसी तरीके से इसमें आता है प्रेशर का। प्रेशर में वो क्या बोलता है कि भाई एक सिंपल सा रूल याद रखना है, कुछ ज्यादा याद रखने की तो जरूरत नहीं है। प्रेशर में बस एक चीज याद को रखने की जरूरत है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाएगा लेजर मोल्स की तरफ, और अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाएगा टुवर्ड्स मोर मोल्स की तरफ। अब मोर मोल्स नहीं, सिर्फ मोर मोल्स ऑफ गैस, तो ये सिर्फ गैस के मोल्स देखते हैं, ओनली एप्लीकेबल इन गैस, ओनली एप्लीकेबल इन गैस। यस